लड़के मोस्टली यही सोचते हैं ना, अमेरिका चला जाऊँ, यूरोप चला जाऊँ। आप उस कंट्री में गए जहाँ पर आपने कोई ड्रीम नहीं किया हुआ, तो कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं थी। हम मुसलमानों के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। अच्छा। और हमारी कौम को सीधा करने के लिए भी इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो। तो ये मैं तो खुद कहता हूँ कि जापान एक सांचा है ऐसा जिसमें टेढ़ा मेढ़ा बंदा आता है और ये सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है। जापान में आपको मुंह से नहीं कहते। अच्छा। हाँ जी, वो बस नजरों से गिरा देते हैं। गौर से दे वो आपको वो नजर मैं देख के बता नहीं सकता। वो वैसे पता चलता है कि हमें घूर रहे हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं। बिल्कुल पता चलता है। अच्छा। और इस तरह से पता चलता है कि आपको फौरी शर्म आती है। इसलिए कह रहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं। लोग तो सोचते भी नहीं, सिर्फ इसी वजह से नहीं सोचते कि हम फिर भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं जी। लोगों को समझा लेते हैं इशारों से। उधर जापान जाके क्या करेंगे जी, इसी का हमने बेड़ा उठाया। पहले हमारा ये मकसद नहीं था, लेकिन अब ये मिशन के तौर पे हमने यहाँ पे प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया, जिसकी हमने स्टार्टिंग डेट अल्हम्दुलिल्लाह रखी है कि 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और वहाँ पे हमने करिकुलम अपना फर्स्ट टाइम उर्दू बेस जापानीज़ का करिकुलम डिज़ाइन किया है जापान यहाँ पाकिस्तान में। आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने FA किया है और FA करने के बाद आपकी स्किल ये है, आप इतने दावे कर रहे हैं, मुझे लेके जाएं बाहर। जी हाँ, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं, हम आपको एक लिंक भेजेंगे। क्या फीस है आपकी? जी, जापानीज सीखने की जो है ना वो 1.5 लाख रुपए फीस है। ओके। ये मतलब 6 महीने का कोर्स है। ठीक है। और ये क्या गारंटी है कि मैं आपसे सीखूंगी जी, और उसके बाद फिर मुझे वहाँ वो लोग मुझे वेलकम करेंगे? असल बेसिकली अर्निंग तो वो होती है कि एंड पे बचा क्या सेव क्या किया आपने। तो वो जापान में अच्छा है। देखें, एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ से लेबर वर्क पे जो जाता है वो पाकिस्तानी मिनिमम 3 लाख रुपए से ऊपर ही कमाता है रुपए से। अच्छा। और मेरा एक अंदाज़ा है कि अगर वो बंदा खर्च कर लेना तो कम से कम 1.5 लाख में बड़े अच्छे से वो अपना गुजारा कर लेता है और 1.5 बचा लेता है। वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज की पॉडकास्ट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं, किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाएं। लोग नॉर्मली इरादा करते हैं अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में निकलने का, मगर आज एक हैरत अंगेज़ बात आपके साथ शेयर करूं, वो ये कि जी एक मौसूफ़ मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद है और वो कहते हैं, वो इनफैक्ट वो क्लेम करते हैं कि जी जापान में बिज़नेस का हब जो है ना बहुत बड़ा है और वो खाली वहाँ से खुद नहीं बढ़े, अपने साथ बहुत सारी मैन पावर भी बाहर डिलीवर कर रहे हैं। हसन भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं ये क्या गिद्दर सिंह जो इन्हीं के पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर जी, आपने पहले 2 पॉडकास्ट किए हैं, इनफैक्ट आई डोंट नो 2 मुझे पता है, उसके बाद मुझे नहीं पता। मैं पॉडकास्ट जब भी किसी की देखती हूँ ना तो मैं पॉडकास्ट से ज़्यादा ना नीचे कमेंट्स देखती हूँ। अच्छा, उसमें ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ आने वाली थी वो बड़ी मेरी सोच से समझ बुझ से बहुत बालातर थी। एक ये चीज़ कि हम नॉर्मली जो एशियंस होते हैं ना वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अमेरिका का वीज़ा लग जाए किसी तरह का, वरना यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। आपने एक आके बीच में एक नई लॉजिक छोड़ दी है जी कि जापान जो है ना बेस्ट जगह है आपके कारोबार के लिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, पहले तो मुझे ये बताएं। देखें, मैं खुद जब जापान गया था तो बाय चॉइस नहीं गया हूँ। तो मैं चला गया वहाँ, धक्के से गए? हाँ जी, किसी तरीके से चला गया हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने वो एनवायरनमेंट देखा, मैंने वहाँ पे लोगों का इखलाक देखा, मैंने लोगों की जो वादा खिलाफ़ी वो नहीं करते वो देखी, इमानत जो है वो इमारत में ख़यानत नहीं करते, टाइम की पाबंदी करते। ये सब चीज़ें जब मैंने वहाँ पे देखी तो मुझे लगा कि हम मुसलमानों के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। अच्छा। और हमारी कौम को सीधा करने के लिए भी इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो। सीधा करने के लिए मतलब दे हैव सम हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ें रखी हुई उन्होंने सही करने के लिए। ये मैं तो खुद कहता हूँ कि जापान एक सांचा है ऐसा जिसमें टेढ़ा मेढ़ा बंदा आता है और ये सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है। सिस्टम ऐसा है ना, देखें। अच्छा। सांचा एक किस्म का सिस्टम ही होता है। मतलब एक लाइन में आप खड़े हुए हैं, अगर आप लाइन से जरा सा हटेंगे तो आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो कुछ थोड़ी सी शर्म वैसे बंदे को आना शुरू हो जाती है कि मैं क्यों हट के एक चल रहा हूँ। तो जापान का सिस्टम ऐसा है कि आप जब जिग-जैग मारने की कोशिश करते हैं ना तो आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और वो आपको लोग, इवन छोटी सी मिसाल है कि जब कोरोना का आपको पता काफ़ी टाइम चलता रहा तो सम टाइम गर्मी में मेरा दिल नहीं करता था कि मैं मास्क लगाऊं, सांस लेने में मुश्किल होती थी। अगर कभी गलती से मैं किसी मॉल में बगैर मास्क के घुस गया हूँ
5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा जाता था। वो लोग आप इतनी हकारत की निगाह से देखते हैं कि हम सब ने मास्क लगाया है, तुमने क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल ऐसे ही। तुम हमें बीमार करोगे, हमें कोरोना ट्रांसफ़र करोगे। अच्छा, ये तो सारी उस पट्टी में है। अमेरिका चले जाओ, अब यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, वो इस तरह की छोटी छोटी जो हमारी आदात है ना, उनका वो मतलब हमारी रूटीन वर्क जो है, हालांकि वो है बदतमीजी, मगर जब वो इस तरह की कोई हरकत होती है लोग हमें खुद ही से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जापान में क्या खास है? जापान में आपको मुंह से नहीं कहते। अच्छा, हाँ जी, वो बस नजरों से गिरा देते हैं। गौर से दे, वो आपको वो नजर मैं अब देख के बता नहीं सकता। वो वैसे पता चलता है कि हमें घूर रहे हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं। बिल्कुल पता चलता है। अच्छा। और इस तरह से पता चलता है कि आपको फौरी शर्म आती है, इसलिए कह रहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं, फौरी जाके बंदा गाड़ी में मास्क लगा के फिर वापस आता है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, आपको यहाँ से धक्के से निकाल दिया गया, वहाँ जाके आपने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना समझ आना शुरू हो गई, मगर जिस अभी आप यहाँ बैठे हुए आप कह रहे हैं कि यस आई एम, मैं कुछ हूँ, मतलब लोग समझ रहे हैं जो भी मामला था, और आप आगे से डिलीवर कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी। तो इतनी जल्दी इस एज में आगे से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं चीज़ों में, और वो भी तब आप जब सोचते हैं, एक चीज़ होती है ना हमारी सोच में होती है कि हमने ये यूँ चलना है। लड़के मोस्टली यही सोचते हैं ना, अमेरिका चला जाऊँ, यूरोप चला जाऊँ। आप उस कंट्री में गए जहाँ पर आपने कोई ड्रीम नहीं किया हुआ था, कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं थी, फिर वहाँ आपने आपको मनवाया। कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको लगा कि अब जो है ना मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं यहाँ से दूसरे लोगों को भी बुला सकता हूँ? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मैं चूँकि एक सादा सी ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 4-5 साल में इस काबिल कर दिया था कि मैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ अल्लाह ने मुझे दे दिया, और मुझे लगा कि अब अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो इसको मैंने मिशन बेसिकली बनाया। सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट कर सकूँ। एक्सपोर्ट में भी आपको रेमिटेंस आती है, वो आपको आपके मुल्क को फ़ायदा होता है, यहाँ पे जॉब क्रिएट्स होती हैं। अच्छा, जब मैं वो नहीं कर पाया फॉर सम रीजंस, फिर मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ लाने की कोशिश करूँ। जब वो करके देखा तो यहाँ पे बेसिक्स हमारी जो चीज़ें थी, बिजली, पानी, गैस नहीं है, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। उस चीज़ से फिर मैंने उसको ड्रॉप किया। फिर मैंने फाइनली ये फैसला किया कि मैं यहाँ से अपने पहले लोग वहाँ पे लेके जाऊँगा, उनको वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग, स्किल अप करके, फिर जैसे जैसे लोग हमारे वापस आना शुरू होंगे, 5 साल 2 साल जिस भी वीज़ा पे वो जाते हैं, और जब वो वापस आना शुरू होंगे तो हम मैन्युफैक्चरर्स को भी अट्रैक्ट कर सकेंगे कि ये लोग हमारे पास, जैसे मैं उनकी डाटा कीपिंग करूँगा सारी, फिर मैं उनको अट्रैक्ट करूँगा कि हमारे पास आपकी फील्ड के स्किल लोग हैं। ऑब्वियसली होपफुली कि तब तक हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके का बेहतर हो जाए कि हम उनको अट्रैक्ट कर सकें, और फिर मैं उनको कहूँगा अब आप पाकिस्तान आए और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। तो इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए भी, और देखें यहाँ से एक बंदा जाने का मतलब उसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट मिले, पूरी फैमिली जो है ना उसे। तो इस तरह, और देखें गल्फ के अगेंस्ट अगर एक लेबर हमारी जाती है, उसके अगेंस्ट अगर वो जापान में जाती है तो ये डबल सैलरी पे जाती है। गल्फ में तो बड़े रिस्ट्रिक्शंस है ना, वहाँ तो आप कारोबार नहीं कर सकते अपने आप को, आप मुलाजिम ही हैं वहाँ पर जाके भी। जापान में आपको खुली इजाज़त है, आप अपने नाम पे कंपनी लें, आप ज़मीन खरीदें, आप फैक्ट्रियाँ लगाएं, कुछ भी करना चाहते हैं आप करें। मतलब जिस तरह बाकी कंट्रीज जो है एक पूरी अमाउंट देखती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी कंट्री में एंटर होने के लिए, फिर उसके बाद बिजनेस करने के लिए उससे भी बड़ी एक अमाउंट चाहिए होती है। तो जापान में क्या खास है? जापान में देखिए, अभी तक ये हम फॉरेनर्स की वजह से थोड़ा सा चेंज, हम मतलब ऑल ओवर के वर्ल्ड के जो फॉरेनर हैं, जो जापानीज़ नहीं हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा रूल्स को अब रिवाइज़ कर रहे हैं। इन्होंने अब जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 मिलियन जापानीज येन, मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में वो आपको बिजनेस वीज़ा दे रहे थे। उसके बाद आप 5 साल में अपनी PR भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। अच्छा, इतना आसान था ये, लेकिन उन्होंने बिजनेसमैन के लिए आसान किया हुआ था। और हम जो ख़ासतौर पे चाइनीज़ या और जो उस बेल्ट के लोग हैं, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया गलत तरीके से, और वो यहाँ पे आके लोगों ने वीज़ा सेल करने शुरू कर दिए। लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती, यानी कि मेरी अगर कंपनी में कोई आए तो वो मेरी कंपनी में ही जॉब कर सकता है। तो वो जब वीज़ा ख़रीद के आते हैं और ठीक ठाक अमाउंट में, जापान में जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं ठीक ठाक रेट, मतलब 40-50 लाख रुपया रेट है जापान के वीज़े का। बिल्कुल ऐसे। और वहाँ जाके जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो मेरी कंपनी में आए हुए हैं, तो उनको अच्छा, मेरे अपने कई जानने वाले जापान का बड़ा सुना था कि वहाँ पर आप जाते हो, बड़ा आपको काम, एक तो बड़ी स्किल है वहाँ पर, इतनी जितना स्किल वहाँ पर है ना वो शायद ही किसी और कंट्री में हो। आपको पहले वो स्किल सिखाते हैं, आपको बड़ी सी जॉब मिल जाती है, मगर वो लोग वहाँ पर अपना जो टाइम है ना वो गुजार के स्पेंड करके वापस आ गए कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली आपका सीखने का एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब वहाँ पे जाएं
तो सबसे पहले सीखने का प्रोसेस होता है ना, जो कम्युनिकेशन से शुरू होता है। हाँ। और कम्युनिकेशन तब होगी जब आपको ज़ुबान आएगी। लोग तो सोचते भी नहीं, सिर्फ इसी वजह से नहीं सोचते कि हम फिर भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, जी। लोगों को समझा लेते हैं इशारों शुरू, उधर जापान जाके क्या करेंगे। जी, इसी का हमने बेड़ा उठाया। पहले हमारा ये मकसद नहीं था, लेकिन अब ये मिशन के तौर पे हमने यहाँ पे प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया। अच्छा। जिसकी हमने स्टार्टिंग डेट अल्हम्दुलिल्लाह रखी है कि 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और वहाँ पे हमने करिकुलम अपना फर्स्ट टाइम उर्दू बेस जापानीज़ का करिकुलम डिज़ाइन किया है जापान, यहाँ पाकिस्तान में। अभी तक जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं सब जापानीज़ की लिखी हुई किताबें पढ़ाते थे, और वो जापानीज़ ने इस तरह लिखी कि एक जापानीज़ फॉरेनर को कैसे लैंग्वेज सिखाता है, एक फॉरेनर को कैसे जापानीज़ सिखाएगा, ये आज तक किसी ने किताब अच्छा, नहीं लिखी। आपने पहले सिलेबस अरेंज किया है जो बिल्कुल पाकिस्तानी टर्म्स में है, मतलब आम बच्चा भी पहले जाके, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि प्रैक्टिकल हमने लैंग्वेज बिगिनर्स है, हैं, हमें तो समझे कि जीरो से स्टार्ट करना है। बिल्कुल ऐसी है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। हमने इवन उनकी अलिफ बे और ABC पे भी काम किया कि उनकी अलिफ बे कैसे ठीक करवानी है, उनकी ABC कैसे ठीक करवानी है। उसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को इंटरैक्टिव जो लर्निंग है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब लर्निंग का हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि कॉपी पेंसिल पकड़ा दें और बस देखें जो हम बता रहे हैं आप उसको छापे जाओ। ऐसा नहीं है। हमने वहाँ पे एक्टिविटी रूम डिज़ाइन किया है, हमने कंप्यूटर लैब डिज़ाइन की है कि बच्चे इंटरैक्टिव लर्निंग कर सकें। इसको भी विजिट करेंगे हम, जरूर पहले देखेंगे हम इसको कि आपके बिल्कुल करीब ही है, जेल रोड पे, ये शादमान चौक में। अच्छा हाँ सच, हमारी शुरू में बात हो रही थी कि मैं जब भी किसी की पॉडकास्ट करने लगती हूँ तो मैं वो शायद प्रोग्राम ना ही देखती हूँ, मगर कमेंट्स में मैं ज़रूर चली जाती हूँ। आपके कमेंट्स में मोस्ट प्रोबेबली यही ज़्यादातर लोगों ने लिखा हुआ था, क्योंकि एक जापान लोगों के लिए थोड़ा सा हटके था जी। कि लोग सुना भी नहीं होगा कि भाई वहाँ जाके कोई बिजनेस के स्कोप्स भी हमें वो कबूल भी करेंगे या हम वहाँ जाके बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल ये था, तकरीबन 30 to 40% यही सवाल था कि भाईजान आपसे रब्ता कैसे करना है। अच्छा, उसके लिए वैसे तो हमने अपने चैनल पे भी लोगों को रब्ता नंबर दिया हुआ है, और बहुत सारे अब हमने उस पर कैंपेन, पहले तो 1-2 हमारे स्टाफ थे, अब हमने पूरी टीम डेवलप की है कि इस तरह के जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जाए। और सम टाइम हम ये भी देख रहे हैं, मेरी जो अभी टीम थी वो करंट वो ये देख रही थी कि अगर हम कुछ सम टाइम जहाँ पे कमेंट आता है ना जी आपके साथ रब्ता कैसे करना है, फौरी कोई 2 नंबर बंदा आता है वहाँ पे और वो अपना कमेंट में अपना नंबर दे देता है। सबसे बड़ा ये देखें ना, अब यहाँ से हम कैसे इस कॉम कैसे यहाँ से लिटरेट मतलब बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। तो हमने उस पर अब इंशाल्लाह पूरी कैंपेन चलाने का प्रोग्राम बनाया है और पूरी टीम डेवलप की है जो तकरीबन 12 से 14 घंटे आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार रहेगी। आप कॉल करें, आप मैसेज करें, आप ईमेल करें, आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। अच्छा बट साहब, आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने FA किया है, और FA करने के बाद आपकी स्किल ये है, आप इतने दावे कर रहे हैं, मुझे लेके जाएं बाहर। जी हाँ, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं, हम आपको एक लिंक भेजेंगे। क्या फीस है आपकी? जी, जापानीज सीखने की जो है ना वो 1.5 लाख रुपए फीस है। ओके, ये मतलब 6 महीने का कोर्स है। ठीक है। और ये क्या गारंटी है कि मैं आपसे सीखूंगी जी और उसके बाद फिर मुझे वहाँ वो लोग मुझे वेलकम करेंगे? देखिए, ये तो हम इंशाल्लाह हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो बच्चे हम ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, आप उनसे बात करें, वो हमारे पेज को विजिट करें, आपको उनके पास कमेंट नज़र आएंगे, उनके वालिदैन के कमेंट्स नजर, उनकी वीडियोस नज़र आएंगी। और ये चीज़ आपको तभी पता चले जब आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट, हमारे ये जो सवाल आपने किया बहुत सारे दोस्तों ने किया, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा जब मैंने सवाल ही आपसे इसलिए किया क्योंकि हमारी आवाम देखना चाहती है। जब आप विजिट करेंगे तो आपको ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि अभी तक किसी ने करिकुलम डिज़ाइन नहीं किया, तो मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था किसी के साथ कोलैब करके ये काम कर लिया जाए, लेकिन जब मुझे लगा कि ये कोई नहीं कर सकता तो फिर हम इसमें खुद कूदें और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें कर ली हैं। और ये आपको वो कहते हैं कि जो आपका काम है वो ज़्यादा ऊंची बोलता है, तो हम अभी बातें जो है वो जितनी मर्जी कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये जब हमारा ये वाला बैच अब तैयार होके, एक बड़ा बैच हमने तैयार करने का सोचा है, तो जब ये बैच होके तैयार होगा और आपको हर जगह पे ये नज़र आएगा कि हमारी जो साकुरा जापानीज लैंग्वेज स्कूल से लोग बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं। और बल्कि अभी कल पहुंचे हमारे क्वालिटी कंट्रोल में, हमने फर्स्ट टाइम लड़कियों का बैच भेजा यहाँ से। अच्छा। जापान, और वो लड़कियाँ माशाल्लाह बड़ी खुश थी, उन्होंने वहाँ पहुँच के मुझे कॉल भी की, जी हमें हर चीज़ सेटल मिली है, हमारा अपार्टमेंट सेट है, हर बर्तन भी पड़े हुए हैं, ओवन फ्रिज भी पड़ा हुआ है, हमें कोई चीज़ खुद पे करनी नहीं पड़ी। कुछ ना जर्नलिस्ट गए थे यहाँ पर, अब कुछ जर्नलिज्म की कोई होती रहती है वहाँ पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि वो लोग बड़े ही, हम भी सहाफ़ी हैं
मगर वो जिस तरह के सहाफ़ी है ना, तो वो बड़े ही मतलब हर चीज़ को एक्यूरेटली डिसिप्लिनाइज और बड़े इस तरह की चीज़ों मतलब बहुत सारी लर्निंग्स बढ़ती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे यहाँ ये होता है, जैसे मेरी बहन ने डच लैंग्वेज सीखनी थी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का पता किया, तो पता चला जनाब जी वो जिस तरह आपने कहा कि उनका सिस्टम ऐसा ही डेवलप है कि डच को डच ही टीचर पढ़ा रहा है, डच को जो है ना वो मामला आम पाकिस्तानियों को नहीं समझ आती। मगर इस मामले में जिस तरह आपने कहा कि आपने पहले डिज़ाइन किया, डिज़ाइन और फॉर्मेट से हटकर आगे जो बच्चा है उसके लिए खाली अभी इंस्टीट्यूट ही बनाया गया है या फर्दर उनको बाहर ले जाने के लिए या उनकी आगे फर्दर फ्यूचर प्लानिंग या उनकी काउंसलिंग इस तरह का भी कोई इदारे में जी, वो है बिल्कुल सिस्टम? हमने सबसे पहले जापान और पाकिस्तान दोनों साइड पे लाइसेंसिंग कंप्लीट किया अपनी ओके, मैन पावर के लिए। कि जो साकुरा जिंजाई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है ये बेसिकली कितना अर्सा हो गया इस चीज़ को? 2 साल हो गए हमें लाइसेंस लिए हुए। अच्छा, और इसी के थ्रू तो बैच गए हैं अभी तक बाहर, जो हमारे जा चुके हैं बैच, 5 बैच जा चुके हैं, 6ठा इंशाल्लाह अगले महीने चला जाएगा। और उसके बाद ये स्कूल वाला जैसे मैंने आपको बताया कि तो हम करना नहीं चाह रहे, तो ये मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है। और जो अगली चीज़ है कि बच्चे के लिए मैंने इसमें एक और टेक्निक अब यूज़ की है। हम अब जो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे जैपनीज़ को अपना पार्टनर बनाया है। मैंने जापानीज कंपनीज को जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, जो केयर वर्कर्स की ओल्ड एज होम है, उन सब कंपनीज को अपना पार्टनर बनाया, थोड़े थोड़े शेयर्स दे के। तो मैंने उन्हें कहा कि आप समझे ये आपकी कंपनी है, ताकि हम जो बच्चे यहाँ पे तैयार करें उनकी जॉब्स फिक्स हों। हम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इनके इंटरव्यूज करवाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि बच्चे किस तरीके से एक्सेल कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। और जब तक ये 6 महीने लैंग्वेज पढ़ के अपना एक रिक्वायर्ड लेवल का टेस्ट होता है, जिसको जापानीज लैंग्वेज में N4 लेवल कहते हैं। ये बेसिकली 5 से शुरू होते हैं, फिर 4, 3, 2, 1, तो N4 मिनिमम रिक्वायर्ड है उस लेवल में। तो जब बच्चा वो कर लेगा तो उसकी जॉब इंशाल्लाह फिक्स होगी। हमने उसको 2 से 2.5 महीने रखे हैं, जिसमें हम उसको कल्चरल ट्रेनिंग, वर्क एथिक्स ट्रेनिंग, इवन जो है इसका आप कह लें कि कंपनी के अंदर इवन टाइम की मैनेजमेंट कैसे करेगा वो, मतलब इट्स लाइक अ स्कूल फॉर्मेट। बिल्कुल ऐसा एक कंप्लीट पैकेज। कितने घंटे एक बच्चा आपके पास गुजारेगा? हमें जो डिज़ाइन किया जी, दिन में 3 घंटे उसको हमारे पास चाहिए और 2 घंटे उसको घर जाकर चाहिए। ओके, उसके बगैर ये 6 महीने में जो रिक्वायर्ड लेवल है वो मुमकिन नहीं है अचीव करना। तो क्योंकि अभी जो वर्किंग पब्लिक है जिस तरह, और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या सिनेरियो है? देखिए, उसके लिए हमने 2 बैच इसलिए रखे हैं कि एक मॉर्निंग में रखा है, एक इवनिंग में रखा है। कि जो लोग अपनी उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से जो हमें मॉर्निंग में ज्वाइन करें वो ज्वाइन कर लें, जो हम इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं वो इवनिंग में ज्वाइन कर लें, तो ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। फिर हम अभी ये भी सोच रहे हैं कि जो शहर से बाहर से हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, जो लाहौर से बाहर है, वो कहते हैं जी आपने लाहौर में बना लिया, लाहौर वालों को तो ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की, हम यहाँ पे बैठे हुए, हमें ज़रूरत है। ज़्यादातर वही लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमने उनके लिए फिर एक ऑनलाइन एक सेशन स्टार्ट करने का, एक बैच स्टार्ट करने का इंशाल्लाह, उस पर भी डिज़ाइनिंग चल रही है। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग चैलेंज है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी। तो उसको कैसे 3 घंटे इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चा मोबाइल या लैपटॉप पे वो बोर ना हो, उसके ऊपर बेसिकली भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ही वही भी स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये इसमें कोई सेमेस्टर होएगा या फिर कोई इस तरह होगा कि थ्रू आउट आप 6 महीने पढ़ेंगे तो एंड पे आपके एग्जामिनेशन होंगे, आपको कब जज किया जाएगा, किस तरह जज किया जाएगा, ये क्या क्राइटेरिया? देखिए, रिक्वायरमेंट्स 2 होती हैं, एक इमिग्रेशन की डॉक्यूमेंट्स की हद तक रिक्वायरमेंट है, एक एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें ना जुलाई में नमल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में जो टेस्ट लेती है, एक और टेस्ट शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, फिर नमल पे जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। होपफुली वो पाकिस्तान में कहीं बड़े बड़े शहरों में वो अलाउ कर देंगे। तो जब वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा तो हमारा बच्चा जो 6 महीने पढ़ा होगा ना, वो किसी भी टाइम, लेट सपोज किसी को, बच्चे जहीन में भी होते हैं ना, जहीन भी होते हैं, उनको लगे कि हमने 4 महीने बाद हम इस काबिल हो गए कि हम वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, वो 4 महीने बाद अपीयर हो जाए। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार अपीयर हो सकते हैं जब तक आप पास नहीं होते। सम टाइम बच्चों को वो मेथड ही समझ नहीं आता, टेस्ट का जो एक फॉर्मेशन है वो ही समझ नहीं आती, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। मैं खुद टेस्ट दिए में मुझे पता है, पहली बार तो आपको ये समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। तो वो हम उसकी भी प्रैक्टिस लोगों को स्कूल में ही कराएंगे, इसलिए हमने कंप्यूटर लैब डिज़ाइन की है।
ओके, वहीं और हमने कंप्यूटर जो है लैपटॉप्स जापान से मंगवाए हैं, अच्छा। इसलिए वो कीबोर्ड भी जापानीज होगा, उसकी लैंग्वेज भी जापानीज होगी, ताकि बच्चा जब वो टेस्ट में बैठे, डिक्शनरी तो होगी ना कंप्यूटर में। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको जब वो बेसिकली जब कंप्यूटर पे जब टेस्ट में बैठेगा उसको कुछ भी अजनबियत नहीं, स्ट्रेंज नहीं लगेगा सब कुछ, तो वो लगेगा कि मैं रूटीन। इसके लिए बेहतर यही है कि जाके सीखा जाए, क्योंकि आपके पास हर चीज़ जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर मौजूद भी है और आप वहाँ से सही तरीके से जी बेहतर ये है, लेकिन हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसको कि मिनिमम टाइम जब उनकी प्रैक्टिस का टाइम आए तब हम उनको इधर बुला लें, वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो उनका ऑनलाइन भी हो जाए। तो इस तरह का कोई हाइब्रिड मॉडल हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह, तो वो हो जाएगा। और वो जो टेस्ट होंगे वो उधर की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में होंगे। देखिए एक टेस्ट है जो हमारी एजेंसी जो है वो उसको कंडक्ट करवाती है लाहौर में, और एक टेस्ट है जो नमल इस्लामाबाद में होता है। ये 2 टेस्ट हैं। जो इस्लामाबाद में होता है वो जापानीज गवर्नमेंट जो है ना, वो एक जापान फाउंडेशन उनका इदारा है, उसके साथ मिलकर नमल की कोलैबोरेशन है उसके साथ, वो वहीं पे करते हैं, या कराची में होता है या इस्लामाबाद में होता है। ये जो हम करवा रहे हैं हम कहीं पे भी करवा सकते हैं। अभी तक सिर्फ हमने इसका सेंटर लाहौर रखा हुआ है। उसकी वजह यह कि जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे फिर हम लाहौर से बाहर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों टेस्ट हैं, JSERT के नाम से एक टेस्ट है जो हम करवाते हैं लाहौर में। तो ये एग्जामिनेशन है बेसिकली, इससे आप इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि टेस्ट तो पास कर लिया जैसे, क्योंकि MCQs होते हैं, हाँ, तो टेस्ट तो आपने पास कर लिया, लेकिन आपको एक्चुअल में जुबान नहीं आती। हाँ। आप जब इंटरव्यू में बैठते तो आप फेल हो जाते हैं। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने इंटरेक्टिव लर्निंग का ग्रुप्स में हमने सब्जियों के खिलौने, फलों के खिलौने, डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स, ये सब चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट की हैं। इवन कैमरास वहाँ से इंपोर्ट की हैं जापान से, कि यहाँ। अच्छा, ये कोई बहुत मुश्किल टेस्ट है लाइक कि इस तरह नॉर्मल आम जिंदगी का टेस्ट है, मतलब क्या किस तरह का टेस्ट होगा ये? देखिए ये कुछ मुश्किल नहीं होता, बेसिकली ये कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको देखिए आता है सब कुछ तो आपके लिए टेस्ट आसान हो जाता हाँ, है। अगर आपको आता कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली आप मतलब ये कोई हाई फाई लेवल का तो नहीं टेस्ट होता होगा यूँ, मतलब नॉर्मली जिस तरह हम बच्चों के एग्जाम्स चेक करते हैं उसमें तो नॉलेज आपका बड़ा वो होता है। नॉलेज को चेक करते हैं या आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करते हैं या आपके प्रोनाउंसिएशन को, क्या चीज़ में ज़्यादा वेरी? देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी होती है। ओके, ठीक है। और उसके बाद ये जो व्यूअर्स जापानीज़ को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि बेसिकली जापानीज़ में एक हिरागाना होती है, एक काताकाना होती है और एक खांजी होती है, यानी कि चाइनीज़ करैक्टर आते हैं। फिर तो वो समटाइम आपको हिरागाना लिख के देते हैं और आपको कहते हैं इसको काताकाना में ट्रांसफ़र कर दो, और काताकाना लिख के देते हैं उसे कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दो, और एक पैराग्राफ रीडिंग होती है। ये हो गए 2 पार्ट। तीसरा पार्ट होता है लिसनिंग का। यहाँ पे हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा लिसनिंग में मार खाते हैं, क्योंकि कॉपी पेंसिल पकड़ते हैं, कभी सुनने की तो प्रैक्टिस की ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो हमने जो वहाँ पे सारा कुछ किया, हमने उसमें हमने कोशिश की है कि बच्चा जब हमारे यहाँ से पढ़ के जाएगा, जो 2 घंटे हम बच्चे से मांग रहे हैं वो बेसिकली लिसनिंग के लिए मांग रहे हैं। हमने यूट्यूब चैनल पे सब उसकी रिकॉर्डिंग्स भी की हुई हैं अकॉर्डिंग टू आवर लेसन। जो बच्चा आज पढ़ के जाएगा वो घर जाके उसकी प्रैक्टिस करेगा, हमें पता चल जाएगा इसने प्रैक्टिस की है कि नहीं की, उसमें रिकॉर्डिंग ऑलरेडी। तो जब वो रिकॉर्डिंग सुन के अपनी प्रैक्टिस करेगा तो उसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मतलब हमने अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ी। अब बच्चे हैं, जाहिर है किसी की लर्निंग फास्ट होती है, किसी की स्लो, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको एक साथ लेके चला जाए। और टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता, आपने जितना पढ़ा है उसी में से टेस्ट। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ये इसीलिए हैं। कुछ बच्चे हमारे ये गलती कर देते हैं कि पढ़े उन्होंने लेट सपोज 20 चैप्टर हैं, वो ये जब इंटरव्यू में बैठते हैं वो कहते हैं हमने 30 चैप्टर पढ़ लिए। फिर वो जो जापानीज सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं ना, वो आपको उसी में से सवाल करते हैं, बस वो पता चल जाता है कि आपने कितने चैप्टर पढ़े। एफिशिएंसी आपकी, आप खुद ही पकड़े जाते हैं वहाँ पर। तो ये हम बच्चों को, मैं जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि आपने जितना पढ़ा है आप बिल्कुल उतना ही बताएं, तो आपको, ताकि आपको उसी सिलेबस में से सवाल किया जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल ना किए जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हो गया कोर्स मेरा, कोर्स हो गया, मेरे पास अमाउंट इतनी ही है जितनी आपने बोली है कि आपका ट्रैवल होगा या वट एवर जो कुछ, मगर मैं वहाँ जाके बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जाते साथ ही मैं अपनी कहीं मतलब एक जगह अपनी स्पेस बना लूँ, फिर चाहे मैं और बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हो जाऊँ वहाँ पर। तो छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए आपको मिनिमम कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड? देखिए जापान में इमिग्रेशन के, मैंने आपको बताया सिर्फ 5 मिलियन रिक्वायरमेंट थी वहाँ जाने के लिए। अब बिजनेस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके, लेट सपोज अगर आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, आप गाइड करें ना, छोटा सा कोई भी, मतलब मैं कहीं भी कोई ढाबा लगा लें, कैफ मतलब कॉफ़ी शॉप। देखिए ये तकरीबन जापानीज अगर पैसों में बात की जाए तो 4-5 मिलियन में एक नॉर्मल रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह स्टार्ट किया जा सकता है।
वहाँ पे। तो ये जो है ना, और गाड़ियों का भी अगर आप लेट सपोज काम करना चाहते हैं तो सस्ती गाड़ियों का 5-10 गाड़ियाँ खड़ी करके आप एक अच्छा सा छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस में है। लेट सपोज अभी आज सुबह एक हम बिजनेस कंसल्टेशन जो हम देते हैं उसमें एक बंदे थे, वो ब्रुनाई में रहते हैं, ब्रुनाई में रहते हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैंने दुबई में ऑनलाइन अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्या मैं यही जापान में भी कर सकता हूँ? तो मैंने कहा जी जापान में आपका बेसिक प्रेजेंस ज़रूरी है, और ये वो बिज़नेस है जो पाकिस्तानी करते ही नहीं है। अगर आप करेंगे तो इसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पे तो आपकी देखिए इन्वेस्टमेंट कोई इतनी खास नहीं है। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, एक पैकेज बनाया, उस पर वर्किंग की, स्टार्ट किया, इवन आपको एडवांस में लोग पैसे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस नौयत का काम करना शुरू करते हैं। तो गाड़ियों का अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो उसमें तो जितने मर्जी पैसे वो थोड़े हो जाते हैं। हाँ जी, नहीं हम लोग तो एडजस्टमेंट की बात करें ना, मतलब हम 4-5 मिलियन में हो जाता है। में आप समझते हैं कि आप वहाँ जाके एडजस्ट स्टार्ट ले सकते हैं, अच्छा, एक छोटा स्टार्ट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा उस चीज़ ग्रो करता जाता है। अच्छा, आप वहाँ पर क्या बिजनेस कर रहे हैं? देखिए मेरा सबसे पहला तो जो बेस है वो मैंने शुरू किया था कि यहाँ पूरी दुनिया से ना जापानीज लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ, लैंग्वेज स्टूडेंट्स। अच्छा, यानी कि जो यूनिवर्सिटी, जिसने प्रोफेशनल स्कूल में जाना था वो पहले 2 साल लैंग्वेज सीखता है। तो मैं उन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को के लिए मैंने हॉस्टल वहाँ पर शुरू किए थे। ठीक है, वो बनाए। फिर उसके बाद मैंने गाड़ियों का काम, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अल्लाह ताला ने सिलसिला बनाया। वैसे मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था गाड़ियों के काम में, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे लगा ये मुझे अवेल करनी चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे कोरोना में ये सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ये जो गाउन्स, कैप्स, इस तरह की चीज़ें, फिर ओल्ड एज होम और हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के साथ मिलके मैंने, क्योंकि जापान में चीज़ें एकदम शॉर्ट हो गई थी, आपको कहीं भी नहीं मिलती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपका इंटरनेशनल जो है, आपका जो हो रहा है वो बड़ा ठीक है, आप अगर किसी के साथ हमें कनेक्ट करवा दें या आप हमें इंपोर्ट करके दे दें तो बड़ी मेहरबानी। तो फिर मैंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सब हॉस्पिटल्स को, ओल्ड एज होम को ये इंपोर्ट करके दिया। उसके अलावा मेरा मैन पावर का काम है। मैन पावर मैं डिफरेंट कंट्री से करता था, जिसमें फ़िलिपीन है, जिसमें वियतनाम है, जिसमें नेपाल है। लेकिन हमारे एम्बेसडर साहब थे, आज मेरी उनके साथ भी मुलाकात थी, वो रिटायर्ड होकर आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे खींचा, उन्होंने कहा जी कि आप दूसरे मुल्कों से लेके आते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं लेके आते? हाँ, ये सबसे बढ़िया हमारा भी है क्या है भाई, सबसे पहले तो अपनी कंट्री को देखना चाहिए। जी जी। तो वो जो इश्यूज़ यहाँ पे आपको पता है हमें बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, तो उन्होंने मुझे इस बात का कहा कि यार वो इश्यूज़ जो हैं वो हमारी तरफ आप ट्रांसफ़र कर दें, उसको रिजॉल्व हम करेंगे, आप ये काम प्लीज़ ज़रूर करें पाकिस्तान से। तो फिर हमें वो कोरोना आ गया, 2-3 साल खा गया कोरोना, कुछ नहीं कर सके। मगर कोरोना डेज पे भी बहुत सारे लोग बहुत फले फूले हैं। बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे नहीं है कि लोग सब कोई डूब गया। जिन लोगों ने अपने अंदर खुद से जो अपनी स्किल्स को निकाला और अपनी चीज़ों को समझा उस टाइम पे, आज वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली ये मैन पावर को बिल्कुल, क्योंकि आपका आना जाना बंद हो गया ना, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे रुक गई। तो हमने ये बेसिकली किया कि उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करते हुए हमने जो हमारी लाइसेंसिंग थी पाकिस्तान और जापान में वो कंप्लीट कर ली। उसको टाइम लगता था। तो अब पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस जो हैं वो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किस हिसाब से बैचेस जाते हैं आपके, मतलब कितने मंथली होता है ये सीन, या डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। हमें जापान से कितनी जल्दी कोई एम्प्लॉयर रेडी हो जाता है पाकिस्तानी लेने के लिए, तो जैसे वो रेडी होते हैं हम वहीं, हमारे पास कुछ बच्चे जो ऑलरेडी, पाकिस्तानियों को वहाँ अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है या बाकी कंट्रीज की तरह कहीं ना कहीं बैन हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है? अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, होपफुली। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये शायद हम लोग जुबान नहीं समझ रहे तो शायद इस वजह से वो लोग कहते हैं चलो नहीं, मुझे समझ आती है। मैंने जापानीज लैंग्वेज का हाईएस्ट लेवल क्लियर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आती है। और अभी तक हमारा इमेज अच्छा है वहाँ। अच्छा, जितने मैं बच्चे यहाँ से लेके गया हूँ अभी तक किसी ने कोई इशू नहीं किया। एक बच्चा था जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट, वो भी ऑलरेडी वहीं पे था, तो उसको मैंने स्कॉलरशिप दिलवाई, तो उसका थोड़ा सा इशू बना था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो है ना वो 95% लोग अभी तक ठीक हैं। पाकिस्तानियों को अच्छा समझते हैं वो लोग। हाँ जी, अच्छा समझते हैं। तो इसका मतलब है कि बड़े अच्छे हमारे कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं बिजनेस। देखिए जापान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का जो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम मुल्क एज अ कंट्री कितने अमीर थे 50s में, जब जापान के ऊपर बहुत सारे अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई थी कि ये पूरी दुनिया में इनके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो 50s में जापान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने बूम करना था, बूम किया बल्कि, तो सबसे ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत थी उनको।
पूरी दुनिया में कोई भी उनको कॉटन नहीं सेल कर रहा था। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने उनको कॉटन दी, अच्छा, और डेफर्ड पेमेंट पे दी कि ठीक है पैसे बाद में दे देना। वाह, मतलब हम इतने अमीर थे कभी कि हम जापान को कहते थे कि ठीक है पैसे बाद में दे देना। तो ये चीज़ें मुझे जापानीज ने बताई, मुझे भी नहीं पता था। 50s मेरी यानी कि मेरे पैदा होने से कोई 40 साल पुरानी बात है, लेकिन जापानीज इसलिए ना वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो वक्त बुरे वक्त में उनके काम आया हुआ है वो बिल्कुल उसको याद रखते हैं। यानी इसका मतलब है वो अच्छी कौम है कि अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती। बिल्कुल ऐसे ही है वो हमारे साथ अभी तक। उनके अगर हम ये कह लें कि बुरे नहीं है, अच्छे नहीं है तो बुरे भी नहीं है ताल्लुकात हैं, मतलब बुरे अच्छे में थोड़े ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अगर जीरो भी कह रहे हैं तो वो खराब माइनस में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आपने सोचा यहाँ के बच्चों के बारे में कि आप उनको बाहर लेके जाएंगे, चाहते हैं कि बाहर कंपनी के साथ कोलैबोरेशंस हुई हैं तो चलो वहाँ जाके ये एडजस्ट हो। पाकिस्तान को माशी तौर पर जापान से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या इन प्लानिंग इन फ्यूचर आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्या है आपकी सोच? देखिए, मैं जो मेरा ड्रीम है सबसे बेहतर कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब बने। देखिए, इतनी बड़ी मार्केट, चाइना हमारे साथ बैठा है, मतलब पूरी दुनिया में वो हमारे पास बेस्ट लोकेशन है। अगर जापानीज़ मैन्युफैक्चर यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें किसी भी वजह से तो इतना बेहतरीन ये हमारे लिए। देखिए, जितना मैन्युफैक्चर ज़्यादा यहाँ पे आएगा उतनी लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मैं आपको बताता चलूँ जिस प्रोग्राम पे हम अब काम कर रहे हैं, TITP इसको कहते हैं, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, इन सब ने इवन साउथ कोरिया इसी प्रोग्राम के थ्रू तरक्की की है। 35-40 साल पहले जब जापान सबसे पहले चाइना गया था, तो उसको सबसे ज़्यादा इशू ये आया था कि उनको स्किल लेबर नहीं वहाँ पे मिलती थी, तो बड़ी बुरी तरीके से टोयोटा फेल होकर वापस आ गया था। फिर इन्होंने ये प्रोग्राम बेसिकली शुरू किया था कि हम पहले लोग यहाँ पे लाएंगे, इंटर्नीज, इनको तैयार करेंगे, स्किल अप करेंगे, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक इनको रेडी करेंगे, फिर मशीनरी और यहाँ से हम फैक्ट्री जो है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है कि जापान ने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया। हम अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड कर सकते हैं, स्किलफुल कर सकते हैं, एथिकली अपग्रेड कर सकते हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। जैसे मोरिना का शेखुपुरा में उन्होंने कंपनी बनाई हुई है। मोरिना का आपने शायद बचपन में सुना हो, इनके ये जो ड्राई मिल्क आता है ये आया करता था। हाँ, बिल्कुल पीते थे हम बचपन में। तो ये मोरिनागा ने अपनी फैक्ट्री को तकरीबन 5-1 साल पहले यहाँ बनाई है पाकिस्तान में। तो जेट्रो एक इदारा है, हमने उसकी प्रेजेंटेशन देखी थी। जेट्रो ये कहता है कि मोरिनागा हमें प्रेजेंटेशन दी कि जो मेरी पूरी दुनिया में प्लांट है उसमें सबसे बेहतर प्लांट और सबसे प्रॉफिटेबल प्लांट जो है वो पाकिस्तान का है। यानी कि इतने अच्छा प्रॉफिट भी है लोगों की, क्योंकि कंजप्शन है ना, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जापानीज़ चीज़ का आपको पता है, क्वालिटी की बात की जाए तो वो जापानीज़ में हम वैसे ही यहाँ पे बड़ा मशहूर है। तो बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, लोकल यहाँ पे इंडस्ट्री को ग्रो किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करेंसीज का क्या हिसाब है? अगर हम लेट सपोज के अपने बच्चों को मूव करने से हम कहते हैं कि वहाँ भी तो जाना ही है, यहाँ एक दफ़ा ट्राई करके देख ले, करेंसी का क्या? देखिए, करेंसी तो डबल है हमसे। अगर आप देखा जाए, अगर अगेंस्ट डॉलर के देखें तो वो आप देखें $1 300 का और जापानीज सिर्फ ₹2 का है, जापानीज येन। लेकिन अगर आप ये देखें कि वहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है और यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, और आपके एट द एंड अखराजात करने के बाद हाथ में क्या बचता है। बिल्कुल ऐसे असल बेसिकली अर्निंग तो वो होती है कि एंड पे बचा क्या, सेव क्या किया आपने। तो वो जापान में अच्छा है। देखें, एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ से लेबर वर्क पे जो जाता है वो पाकिस्तानी मिनिमम 3 लाख रुपए से ऊपर ही कमाता है रुपए से। अच्छा। और मेरा एक रफ अंदाज़ा है कि अगर वो बंदा खर्च कर लेना तो कम से कम 1.5 लाख में बड़े अच्छे से वो अपना गुजारा कर लेता है और 1.5 बचा लेता है। वाह, ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब उसमें ओवर टाइम, इसमें डिफरेंट अलाउंसेस वो अलग हैं। तो 1.5-2 लाख अगर कोई बचा लेता है तो यहाँ पे तो फ्रेश ग्रेजुएट इतना कमा नहीं सकता। तो एक लेबर क्लास की ये है। और जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे आपकी सैलरी भी ज़ाहिर है बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जैसे आप वहाँ के आदी भी हो जाते हो, चीज़ों को, माहौल को समझ भी जाते हो, फिर एक से बढ़कर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर वो यही होता है कि वो एक अगर भाई बैठा हो तो फिर सारा खानदान उसी तरफ से वो कोशिश करते हैं ना जी। वो देखो, और अच्छी बात भी है। मेरी अपनी यही कोशिश है कि एक बच्चा जब जाए
तो उसको ये देखना चाहिए एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द चाचू मामू जो हैं और जो कैपेबल लोग हैं, जो तंग ना करें वहाँ जाकर, उनमें से एक बंदा ऐसा सेलेक्ट करे, और हर घर में एक ऐसा होता है, ठीक है, एक सेलेक्ट करे और उनको जापान ले जाए। उसमें ये होगा कि हर एक फैमिली को एक सपोर्टर मिल जाता है, तो उसमें पूरी फैमिली को जो एक सपोर्ट मिलती है, पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप अपनी लैंग्वेज पे काम करें, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लैंग्वेज के लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास आए, हमारा काम है आपको पढ़ाना, हम आपको ईजी से ईजी वे में पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर और हमारे पास आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि लैंग्वेज सिखा दी जाएगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं वेट करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम जिन बच्चों को एडमिशन देंगे उनको लैंग्वेज सिखाने से लेके जापान लेके जाने तक वो हमारी जिम्मेदारी है। ओके, ठीक है, वो उनकी जॉब्स इंटरव्यूज भी करवाएंगे, उनको वहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग भी करवाएंगे, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, और पहले दिन से वो अपनी जॉब पे जाके खड़े होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बहुत बड़ा आपने दावा किया है, क्योंकि बात ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो लड़के लड़कियाँ हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, मतलब अमेरिका हो जाए या कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लैंग्वेज स्टार्ट करें और साथ ही हमें ये पता हो कि अगला हमारा परवाना जो ना फ्लाई ओवर हमने फ़ौरन फ्लाई कर जाना। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इवन ड्राइवर्स हैं, केयर वर्कर्स हैं, अभी जो नेक्स्ट बैच हमारा जाना है केयर वर्कर्स का जाना है। अच्छा, जो लोग मतलब जिस तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे आप ड्राइवर आपने खुद ही अभी जिक्र कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, मैं वाइंड अप करने लगी थी। ड्राइवर्स हो गए, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और ये चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और अपना रोटी रिज़्क जो है ना वहाँ से कमाएं, तो उनके लिए ये क्या प्रोसीजर है? उनको भी इस लैंग्वेज में से गुजरना पड़ेगा उनको, बल्कि थोड़ा सा उनका लेवल अप होगा लैंग्वेज का। और उनके लिए हमने देखें, इसलिए हमने उर्दू बेस्ड करिकुलम डिजाइन। तो जिनको उर्दू ही नहीं पढ़नी आती उनके लिए फिर कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तक उनके लिए हमने कुछ नहीं सोचा। नहीं, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं होता होगा, अगर सीखने पे आए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। देखिए मैंने जो आपने भी बात की, छोटा सा मैं उसको शॉर्ट करके वाकया सुनाता हूँ। मेरे अपनी वर्कशॉप है वहाँ पे जापान में ना, तो वहाँ पे जब मैंने TITP के थ्रू सबसे पहले अपनी वर्कशॉप में लोग मंगवाए, लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे लोग होते हैं हम पाकिस्तानी, तो उनमें एक लड़का था ऐसा जिसको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। अब क्योंकि जब आप जापान आते हैं तो आपका ना पहले साल में एक छोटा सा टेस्ट होता है, बड़ा नॉर्मल सा, कि आप लेट सपोज आप पेंटर हैं गाड़ियों के, तो आपको उसके हवाले से वो ये पूछेंगे कि आपके प्रोसेस में पहले जंग उतारा जाता है, पहले कलर किया जाता है या क्या किया जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपसे पूछते हैं। तो उसको अब मैं जब पढ़ाने बैठा हूँ तो ना उसको उर्दू समझ आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, तो मैं परेशान हो गया कि इसको किस ज़ुबान में मैं पढ़ाऊँ। तो फिर मैंने उसके लिए ये फार्मूला निकाला कि मैंने उसको जो पास्ट 3 इयर्स के पेपर्स थे वो रिकॉर्ड करके दे दिए। अच्छा, उनके सवालों के जवाब भी जो है ना रिकॉर्ड कर दिए कि हाँ या ना, हाँ ना में जवाब देना होता आपने। तो मैंने उसको जब रिकॉर्ड करके दे दिया, मैंने कहा तुमने उठते बैठते सोते जागते इसको सुनते रहना और उसका ये फायदा हुआ कि वो भी क्लियर हो गया टेस्ट। वाह, ग्रेट। यानी इसका मतलब है कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो जरूर अप्लाई करे। हाँ जी, कोशिश कर सकते हैं, हम उसको सिखाएंगे डिफरेंट तरीके से, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं कर पाता तो उसको माजरत ही करनी पड़ेगी हमें। चलिए जी, मैं आप लोगों से तो खुदाहाफिज कर लूँगी, मगर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एंड पे आप जापानीज़ लैंग्वेज में लोगों को खुदा हाफिज कहेंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नई जो चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं थी वो चीज़ें आपसे सुनी, और अब शायद आपको और ज़्यादा क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये वो बात थी जो शायद हर बंदा नहीं बताता बैठ के इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और दूसरा अल्लाह हाफिज़ इनसे। अच्छा, थोड़ा सा मैं माता आई मशो बोलूँगा, क्योंकि जापानीज में ये सायोनारा नहीं कहते, बाय बाय नहीं कहते। माता आई मशो का मतलब होता है कि दोबारा मिलेंगे। जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच।